आज से 10 साल पहले मैं आपसे ये पूछता साउथ कोरिया के बारे में आप क्या जानते हो, तो शायद आप कहते जानना तो दूर की बात, ये कंट्री है कहाँ ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन पिछले कुछ सालों में सब कुछ बदल गया। आज किसी भी रैंडम इंसान से साउथ कोरिया का नाम लो, वो तुरंत के पॉप, के ड्रामा, कोरियन स्किन केयर, कोरियन फूड और शायद कोरियन लैंग्वेजेस तक का नाम लेना शुरू कर देगा। साउथ कोरिया का क्रेज आज इंडियंस के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन एक मिनट, ये सब सिर्फ कुछ ही सालों में हुआ कैसे? क्या ये बस अच्छे म्यूजिक और ड्रामास का कमाल था, या फिर इसके पीछे साउथ कोरिया की कोई बड़ी स्ट्रेटजी थी जिसने धीरे धीरे इंडिया जैसे मार्केट को भी अपनी तरफ खींच लिया? और अगर हाँ, तो फिर एक सवाल उठता है, जिस साउथ कोरिया को आज इतने लोग एडमायर कर रहे हैं, क्या उसकी रियलिटी भी उतनी परफेक्ट है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है? आज इसी पूरी कहानी को लेयर बाय लेयर समझेंगे। अब सबसे पहले एक बात समझते हैं, साउथ कोरिया की पॉपुलैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ये सब ओवरनाइट भी नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग का नाम था हाल्यू, जिसका सिंपल मतलब है कोरियन वेव। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर एक कंट्री अपने कल्चर को दुनिया भर में फैलाने के लिए स्ट्रेटजी क्यों बनाएगी? इसका जवाब हमें 1990s के साउथ कोरिया में मिलता है। उस वक्त साउथ कोरिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। सैमसंग, ह्यूंडई और एलजी जैसे ब्रांड्स धीरे धीरे दुनिया में अपनी पहचान बना रहे थे। लेकिन साउथ कोरियन गवर्नमेंट को एक बात समझ आ चुकी थी, सिर्फ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने से लोग आपके देश को याद नहीं रखते। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके बारे में सोचे, आपकी लैंग्वेज सीखे, आपके प्रोडक्ट्स खरीदे और आपकी कंट्री को एडमायर करे, तो सबसे पहले आपको उनके इमोशंस तक पहुंचना होगा। और इमोशंस तक पहुंचने का सबसे पावरफुल तरीका था एंटरटेनमेंट। इसी वजह से साउथ कोरिया ने एक नई डायरेक्शन ली। गवर्नमेंट ने कल्चर को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखना बंद कर दिया, उससे एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया। और यही से हाल्यू स्ट्रेटजी की फाउंडेशन रखी गई। हाल्यू के अंदर तो सिर्फ के पॉप ही नहीं है, बल्कि के ड्रामास, के मूवीज, कोरियन फैशन, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कोरियन फूड, टूरिज्म, लैंग्वेज और धीरे धीरे लाइफस्टाइल भी। यानी अगर किसी इंसान को कोरियन सॉन्ग्स पसंद आने लगे और फिर उसने के ड्रामा देखना शुरू किया, उसके बाद कोरियन स्किन केयर यूज़ करना शुरू किया, और फिर कोरियन फूड ट्राई किया, और फिर साउथ कोरिया घूमने का सपना देखने लगा, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये वही इकोसिस्टम था जिसे हाल्यू क्रिएट करना चाहता था। लेकिन सिर्फ प्लान बना देने से कुछ नहीं होता, उस प्लान को सक्सेसफुली भी बनाना पड़ता है। इसलिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट देना शुरू किया। प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव हुई, क्रिएटिव इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ, कोरियन कंटेंट को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने के लिए पॉलिसीज बनाई गई, और प्राइवेट कंपनीज ने भी इस अपॉर्चुनिटी को समझकर बहुत बड़ा रोल निभाया। इसका रिजल्ट, धीरे धीरे कोरियन ड्रामास पहले एशिया में पॉपुलर हुए, फिर के पॉप ग्रुप्स ने ग्लोबल मार्केट में एंट्री की, और देखते ही देखते एक छोटा सा देश अपने कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगा। लेकिन एक स्ट्रेटजी सक्सेसफुल तब मानी जाती है जब वो दूसरे देशों के लोगों की हैबिट्स बदलते, और इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन इंडिया में ये वेव कब शुरू हुई, आखिर किस वजह से लाखों इंडियंस कोरियन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक स्ट्रेटजी सक्सेसफुल तब नहीं कहलाती जब सिर्फ उस देश के लोग उसे पसंद करें, बल्कि तब जब हजारों किलोमीटर दूर बैठा लोग भी उस कल्चर का हिस्सा बनने लगे। और इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू शुरू में कोरियन कंटेंट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों तक सीमित था। साल 2000 की स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोरियन ड्रामाज और म्यूजिक केबल चैनल्स और डीवीडीज के थ्रू सबसे पहले आए और पॉपुलर होने लगे। लेकिन फिर इंटरनेट सस्ता हुआ, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए, और कोविड के दौरान जब लोग घरों में थे, तब लाखों इंडियंस ने पहली बार के ड्रामाज और के पॉप को सीरियसली देखना शुरू किया। और उसके बाद ये वेव कब ट्रेंड से हैबिट बन गई, पता ही नहीं चला। आज अगर आप ध्यान से देखो तो कोरियन इन्फ्लुएंस सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे लोगों की डेली लाइफ में घुस चुका है। नेटफ्लिक्स और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कोरियन ड्रामास इंडिया में मेन स्ट्रीम बन गए। बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे ग्रुप्स ने ऐसी फैन कम्युनिटीज बना दी जहाँ सिर्फ गाना सुनना ही नहीं, बल्कि उनके हर कॉन्सर्ट, हर अपडेट और हर रिलीज का इंतजार किया जाता है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात, लैंग्वेज। सोचिए, एक ऐसी लैंग्वेज जिसका इंडिया से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उससे भी हजारों लोग सीखना शुरू कर देते हैं। डुओलिंगो के डाटा के मुताबिक कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स में इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ देखी गई। पेंडेमिक के बाद इसमें जबरदस्त जंप आया, और कोरियन इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉरेन लैंग्वेजेस में से शामिल हो गई। लेकिन बात सिर्फ लैंग्वेज तक नहीं रुकती। आज इंडियन मार्केट में कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोरियन नूडल्स, किमची, कोरियन कैफेज, कोरियन फैशंस, और सोशल मीडिया पर कोरियन लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट के करोड़ व्यूज ऑफ आते हैं। यानी साउथ कोरिया सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफस्टाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। और शायद इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं, जब बिना किसी फोर्स के लोग खुद आपकी लैंग्वेज सीखने लगे, आपका खाना खाने लगे, आपके प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, और आपके देश को अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मानने लगे। लेकिन हर इन्फ्लुएंस की एक लिमिट होती है,
और जब एडमिरेशन ऑब्सेशन में बदलने लगे तब कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। इंडिया में ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए जहाँ कुछ लोग सिर्फ कोरियन कल्चर को पसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो गए कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ के डिसीजंस भी उसके बेसिस पर लेने शुरू कर दिए। अब एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, किसी भी कल्चर को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। म्यूजिक सुनना, ड्रामा देखना, लैंग्वेज सीखना या किसी दूसरे देश के बारे में जानना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एंटरटेनमेंट रियलिटी की जगह लेना शुरू कर दे। और इंडिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले जिन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये सिर्फ फैंडम है या कुछ लोग इससे एक कदम आगे निकल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया से कई ऐसे खबरें सामने आई जहां माइनर्स और यंग अडल्ट्स अपने घर से बिना बताए निकल गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी तरह साउथ कोरिया पहुंच जाएंगे। साल 2024 जनवरी, तमिलनाडु में 13 साल की स्कूल गर्ल्स घर से भाग गई। उन्होंने 14,000 रुपये जमा किए और उनका प्लान सियोल जाकर बीटीएस से मिलना था। पासपोर्ट या वीज़ा नहीं था। पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। महाराष्ट्र, धाराशिव, दिसंबर 2024, एक 11 साल और दो 13 साल की लड़कियां ने अपने किडनैपिंग का ड्रामा रच दिया। उनका प्लान पुणे जाकर काम करके पैसा कमाना था, फिर साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलना था। पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, 2023, 3 स्कूल गर्ल्स घर से भाग गई। उनका प्लान पहले मुंबई जाकर के-पॉप ट्रेनिंग लेना और बाद में साउथ कोरिया जाकर के-पॉप आइडल्स बनना था। उन्होंने ऑनलाइन ही पूरा प्लान बनाया था। कोलकाता, 2026, 4-15 साल के स्कूल गर्ल्स स्कूल के लिए निकली लेकिन दिल्ली पहुंच गई। उनका गोल साउथ कोरिया जाकर बीटीएस कॉन्सर्ट अटेंड करना था। उनके पास सिर्फ 16,000 थे और पासपोर्ट भी नहीं था। पुलिस ने ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया। सवाल ये है दोस्तों, क्या ये लोग सच में इतने डम है या इसके पीछे साइकोलॉजी है? ये दोस्तों साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। या किसी भी चीज़ के बारे में आप दिन रात देखते हो तो वही आपका ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि वहां पहुंचते ही उनकी लाइफ बदल जाएगी। कुछ लोग कोरियन आइडल से मिलना चाहते थे। कुछ लोगों को लगता था कि साउथ कोरिया ही उनका सपनों की दुनिया है। और ये सिर्फ एक दो इंसिडेंट्स नहीं थे। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों पोस्ट्स मिल जाते हैं जहां लोग लिखते हैं, मुझे साउथ कोरिया शिफ्ट होना है, मुझे कोरियन पार्टनर चाहिए, मेरी ड्रीम लाइफ साउथ कोरिया में ही पॉसिबल है। अब हो सकता है इनमें से बहुत सी बातें मजाक में लिखी गई हों, लेकिन जब ये सोच रियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना लगे तब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हालो इफेक्ट के बारे में। सबसे पावरफुल इफेक्ट। डेफिनेशन, हालो इफेक्ट एक कॉग्निशन बायस है। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान, ब्रांड या कंट्री की एक क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगती है तो हमारा दिमाग बिना एविडेंस के उसकी बाकी क्वालिटीज भी अच्छी मान लेता है। साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1920 में इस इफेक्ट को डिस्क्राइब किया था, जब उन्होंने देखा कि लोग एक अच्छे इंप्रेशन की वजह से किसी व्यक्ति की बाकी क्वालिटीज को भी ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ब्रेन में क्या होता है, हमारा ब्रेन हर चीज को डिटेल में एनालाइज नहीं करता। अगर हर डिसीजन लॉजिकली लेना पड़े तो बहुत एनर्जी लगेगी, इसलिए ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है। ये शॉर्टकट कहते हैं अगर एक चीज अच्छी है तो शायद बाकी भी अच्छी होंगी। ये शॉर्टकट कई सिचुएशन में काम करता है लेकिन कभी कभी गलत कंक्लूजन्स भी दे देता है। कोरिया के केस में कैसा होता है, मान लो किसी ने पहली बार एक इमोशनल के ड्रामा देखा, उसे लगा स्टोरी अमेजिंग थी, एक्टिंग नेचुरल थी, म्यूजिक अच्छा था। अब ब्रेन कहता है अगर ड्रामा इतना अच्छा है तो शायद कोरिया भी बहुत अच्छा कंट्री होगा, और फिर धीरे धीरे अज्यूम्शंस बनने लगते हैं। वहाँ के लोग बहुत पोलाइट होंगे, वहाँ एजुकेशन परफेक्ट होगी, वहाँ रिलेशनशिप्स आइडियल होंगे, वहाँ क्राइम नहीं होगा। ध्यान दो, ये कंक्लूजन ड्रामा से प्रूव नहीं होते, लेकिन हॉलो इफेक्ट की वजह से ब्रेन उन्हें कनेक्ट कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंपनी सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। अगर एक्टर पसंद है तो प्रोडक्ट भी अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट इफेक्ट आता है मीडिया एक्सपोजर। डेफिनेशन, ये इफेक्ट साइकोलॉजिकल रॉबर्ट जेसोंग ने एक्सप्लेन किया था। इसका बेसिक आइडिया, जितनी बार हम किसी चीज़ को देखते हैं उतनी फैमिलियर लगती है और फैमिलियर चीज़ें अक्सर ज़्यादा पसंद आने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार पसंद ज़रूर होगी, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर एवरेज लेवल पर लाइकिंग को बढ़ा सकता है। इसका इफेक्ट ब्रेन में कैसे चलता है, ब्रेन अनफैमिलियर चीज़ों को थोड़ा क्यूशियस नज़रिए से देखता है, लेकिन जब वही चीज़ बार बार दिखती है ब्रेन कहता है ये तो पहले भी देखी है। फैमिलियरिटी से प्रोसेसिंग आसान हो जाती है और इसी वजह से उस चीज़ को प्रति पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होती है। कोरिया के केस में कैसे काम करता है, आज एक एवरेज यूज़र देख सकता है इंस्टाग्राम पर केपॉप रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट्स, कोरियन स्किन केयर एड्स। पहले शायद इंटरेस्ट ना हो, लेकिन 6-12 महीने तक बार बार एक्सपोजर के बाद कोरियन कल्चर फैमिलियर लगने लगता है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि कोरिया बिल्कुल के ड्रामा जैसा होगा,
ये दरअसल यही इफेक्ट्स होते हैं। वो के ड्रामा देखता तो उसे लगने लगता है कि कोरिया एक फेरी टेल जैसी कंट्री है, वो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है, वाह वहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं। तो मैं उन्हें कह दूँ ये सिर्फ ड्रामाज हैं, वो सिर्फ एक स्टोरी है जो बनाई गई है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में वहाँ पर भी वर्क प्रेशर होता है, मेंटल क्राइसिस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो जब भी कोई लोग जो के ड्रामास देखता है और कोरिया को फेरी टेल जैसी कंट्री मानता है और फिर वो स्क्विड गेम जैसी सीरीज देखता है जिसमें वॉयलेंस और खून खराबा भरा हुआ है, तो उसे सबसे पहले शौक लगता है कि कोरिया में भी ऐसी सीरीज बनाई जाती है। कोरिया ऐसा तो नहीं है जैसा उसने सोचा था। कोरिया तो एक लवेबल कंट्री है जो लोगों को प्यार करना सिखाती है। ये दरअसल इसी इफेक्ट का इफेक्ट है जो अपने दिमाग में वो बना लेता है उस चीज़ को देख देख कर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग कभी साउथ कोरिया गए ही नहीं होते। उन्होंने जो साउथ कोरिया देखा होता है वो सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन पर देखा होता है कि ड्रामास, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब एडिट्स, फैन वीडियोस और परफेक्टली एडिटेड सोशल मीडिया क्लिप्स, यानी एक ऐसी इमेज जो केयरफुली सिलेक्ट की गई होती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इंसान का दिमाग इतने आसानी से इमेज पर बिलीव क्यों कर लेता है? तो उसके पीछे की सच्चाई यही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। अब एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ, इस डॉक्यूमेंट्री का पर्पस साउथ कोरिया को बुरा दिखाना नहीं है और ना ही ये कहना है कि कोरियन कल्चर को पसंद करना गलत है। हर कंट्री की तरह साउथ कोरिया के भी बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन किसी भी देश को सिर्फ उसके बेस्ट मोमेंट्स पर देखकर जज करना कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि कैमरा हमेशा रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाता है। अगर हम साउथ कोरिया के ऑफिशियली रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल डाटा देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। साउथ कोरिया दुनिया के उन देशों में से शामिल है जहां डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से जुड़े केसेस एक सीरियस कंसर्न बने हुए हैं। सालों से वहाँ का सुसाइड रेट डेवलपमेंट कंट्रीज में सबसे ज़्यादा रहने वालों में से एक है और एक्सपर्ट्स इसका एक बड़ा रीज़न बताते हैं। अब एकेडमिक प्रेशर, करियर प्रेशर और हर वक्त सक्सेसफुल दिखने का प्रेशर। स्कूल से लेकर जॉब तक कंपटीशन इतना इंटेंस है कि कई यंग पीपल बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अब अगर आप सिर्फ के ड्रामास देखोगे तो ये प्रेशर कभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये वहाँ की लाखों लोगों की रियल लाइफ का हिस्सा है। और सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं, साउथ कोरिया को डिजिटल क्राइम्स के लिए भी कई बार इंटरनेशनली हेडलाइंस का हिस्सा बनना पड़ा है। हिडन कैमरास क्राइम्स, जिन्हें वहाँ मोलका के नाम से जाना जाता है, इतने बड़े इश्यू बन गए कि इसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतर गए। कई होटल्स, चेंजिंग रूम्स, पब्लिक टॉयलेट्स और प्राइवेट स्पेसेस में सीक्रेटली कैमरास लगाए जाने के केस सामने आए। इसी तरह डिजिटल सेक्स क्राइम्स और प्राइवेट वीडियोस लीक होने के केस ने भी पूरे देश में बहुत बड़ी डिबेट शुरू कर दी। और जो साउथ कोरिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन उसके साथ कंपटीशन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी कंपनीज, अच्छी सैलरी, हर चीज़ के लिए रेस, और इसी रेस में कई यंग पीपल खुद को पीछे छोड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साउथ कोरिया एक बुरी कंट्री है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, ना इंडिया, ना साउथ कोरिया, ना अमेरिका, ना जापान। हर जगह अपनी प्रॉब्लम्स हैं और अपनी स्टैंड्स भी। इसलिए अगर आप कोरियन म्यूजिक पसंद करते हो, के ड्रामास देखते हो या कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एंटरटेनमेंट को रियलिटी समझने लगते हैं, जब हम सोशल मीडिया के एडिटेड वर्जन को एक पूरा देश की सच्चाई मान लेते हैं। और शायद इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा मैसेज भी यही है, किसी भी देश को उसका इंस्टाग्राम रील्स से नहीं, उसकी कंप्लीट रियलिटी समझना चाहिए। अगर आज की वीडियोस से आपको साउथ कोरिया के एक नए पर्सपेक्टिव मिला हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पर हमें अक्सर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हमें देखना चाहते हैं, लेकिन सच हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।